नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का भरोसा दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मोदी से इस मुद्दे पर बात की और मोदी ने वादा किया कि भारत बहुत जल्द रूसी तेल की खरीद रोक देगा, जिसे ट्रंप ने एक बड़ा कदम बताया। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप प्रशासन रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिले। ट्रंप ने कहा कि अब चीन को भी यही करने के लिए मनाना होगा। हालांकि भारत का कहना है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ है और सस्ती कीमत पर तेल खरीदना उसकी आर्थिक जरूरत है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए सभी 101 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया है। तीसरी सूची में एससी आरक्षित रामनगर सीट से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे और कोचा धमान से बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 71 और दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें गायिका मैथिली ठाकुर और असम के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा शामिल थे। मैथिली ठाकुर ने हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस तरह बीजेपी ने पूरी चुनावी तैयारी पूरी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने लवकुश यानी कि कुर्मी, कुशवाहा और ईबीसी समुदाय पर खास ध्यान दिया है, लेकिन पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान नाम नहीं है। 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, मगर कोई नहीं जीत सका। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इस बार मुस्लिम चेहरों को मौका नहीं दिया गया। जेडीयू ने 28 एससी आरक्षित सीटों में से 12 और एक एसटी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। लिस्ट में 4 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। एनडीए के तहत जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं और बाकी नामों का ऐलान दूसरी सूची में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से कथित बलात्कार मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी मेरे लिए माँ जैसी हैं। अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बस मेरी बेटी को न्याय मिल जाए। इससे पहले पिता ने ममता की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि छात्रा रात में बाहर ही क्यों गई थी। इस बयान के बाद पिता ने ममता की तुलना औरंगजेब से की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। अब पुलिस का कहना है कि छात्रा के बयान में कई विरोधाभास हैं और ये गैंग रेप नहीं बल्कि एक आरोपी का मामला लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा शांत हालत में कैंपस लौटती दिखी है। तमिलनाडु सरकार ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि राज्य में हिंदी भाषा पूरी तरह से बैन लगाने वाला बिल लाया जा रहा है। सरकार के फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये दावा पूरी तरह झूठा है और विधानसभा सचिव ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता ने अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आंध्र प्रदेश गूगल के साथ एआई डेटा सेंटर बना रहा है, तब तमिलनाडु हिंदी पर बैन लगाने में व्यस्त है। इस पर डीएमके सांसद पी विल्सन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये फेक न्यूज है और राज्य में पहले से ही भारी विदेशी निवेश आ रहा है। महाराष्ट्र में ठाकरे चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ चुनाव आयोग से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि जब तक वोटर लिस्ट की खामियां ठीक नहीं हो जाती, तब तक स्थानीय निकाय चुनाव टाल दिए जाएं। मुलाकात में एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहेब थोरात भी शामिल रहे। ठाकरे भाइयों ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, गलत पते और एक ही वोटर की कई एंट्री हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमने आयोग को फर्जी नाम दिखाया और कुछ घंटे में वो लिस्ट से गायब हो गया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि सुधार नहीं हुए तो वो बड़ा कदम उठाएंगे। हरियाणा के रोहतक में डीएसपी संदीप लाठर की संदिग्ध आत्महत्या मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। लाठर के सुसाइड नोट के आधार पर डीएसपी पूरन कुमार की पत्नी रेनू, डॉक्टर अजय चौधरी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुसाइड नोट में लाठर ने इन सभी पर मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 35 वर्षीय लाठर ने 13 अक्टूबर को अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दी थी। 6 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था और विभागीय साजिश के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही थी।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह मामला विभाग के भीतर के भ्रष्टाचार और टकराव से जुड़ा हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर हुई भारी झड़पों के बाद बुधवार शाम 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ये युद्ध विराम शाम 6 बजे पाकिस्तानी समय के हिसाब से 6:30 बजे भारतीय समय से लागू हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने युद्ध विराम की पहल की। हालांकि काबुल की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बुधवार को दोनों देशों ने बीच में जो हिंसा हुई थी उसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने दर्जनों अफगान सैनिकों और उग्रवादियों को मार गिराया और कई टैंक व पोस्ट तबाह किए। वहीं तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई में दर्जन भर आम नागरिक मारे गए। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जवाबी हमले में पाक चौकी और एक टैंक कब्जे में लेने का दावा किया। गजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 2 और इस्राएली बंधकों के शव सौंप दिए हैं। ये सौंपा जाना अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते का हिस्सा है। हमास की सशस्त्र शाखा का कहना है कि बाकी बंधकों के शव निकालने के लिए उसे और वक्त और खास उपकरणों की जरूरत है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता है तो इसराइल को गजा में फिर से लड़ाई शुरू करने की छूट होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि रेड क्रॉस ने बंधकों के शवों वाले ताबूत सौंपे हैं और पहचान की प्रक्रिया जारी की है। गजा शांति योजना के पहले चरण में हमास को कुल 28 शव लौटाने हैं, लेकिन जिनमें से अब तक 9 शव सौंपे जा चुके हैं। अमेरिका में भारत के मामलों के प्रमुख विशेषज्ञ और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन में अहम पद संभाल चुके एशली टेलिस पर गोपनीय दस्तावेज रखने और चीनी अधिकारियों से मुलाकात के आरोप लगे हैं। 64 वर्षीय टेलिस को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है और उन पर 10 साल की सजा तक का खतरा है। उनके वकीलों ने आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा है कि टेलिस एक सम्मानित नीति सलाहकार है और किसी विदेशी ताकत के लिए काम करने का कोई सवाल नहीं है। FBI के अनुसार उनके घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामला दस्तावेजों के अनुचित प्रबंधन से जुड़ा है, न कि चीन के अधिकारियों से हुई मुलाकातों से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.